हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपिका मिश्रा। चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल खाद्य संरक्षण और उसके संग्रह के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने उसकी जितनी विधियां हैं, कुछ विधियों के बारे में पढ़ा था। जो कुछ बाकी रह गई हूँ उसको आज हम लोग कंप्लीट, आज हम लोगों का ये टॉपिक, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा खाद्य संरक्षण का। तो हम लोगों ने कल कहाँ तक अपना टॉपिक कहाँ खत्म किया था? गैस संग्रहगार में हम लोगों ने खत्म किया था। यानी गैस संग्रहगार में हमने बताया था कि इसमें भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है और इसमें किस गैस का को प्रवाहित किया जाता है? CO2 को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को गैस संग्रहगार में प्रवाहित किया जाता है। तो आज हम लोग शुष्क हिमीकरण विधि यानी शुष्क हिमीकरण विधि, ड्राई फ्रीजिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शुष्क। कल हम लोगों का थर्ड टॉपिक था ना, गैस संग्रहगार। शुष्क हिमीकरण विधि, शुष्क विधि, ड्राई फ्रीजिंग मेथड। क्या कहते हैं इसको? ड्राई फ्रीजिंग मेथड। ओके, तो गैस शुष्क हिमीकरण विधि, जिसको हम ड्राई फ्रीजिंग मेथड कहते हैं, और इसको क्या कहा जाता है? इसको डिहाइड्रो फ्रीजिंग के नाम से भी जानते हैं हम लोग। किसके नाम से? शुष्क हिमीकरण विधि को डिहाइड्रो फ्रीजिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें डिहाइड्रेट का क्या मतलब होता है? पानी की कमी होना। तो इस विधि में क्या किया जाता है? भोज्य पदार्थों की नमी को कम से कम आधी मात्रा तक उसको सुखा दिया जाता है। उसकी नमी को कम से कम आधी मात्रा तक, उसकी नमी को भोज्य पदार्थों की उसको सुखा दिया जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद उसे फ्रीजिंग किया जाता है। अर्थात इसमें कुछ तो नमी रहती है, कुछ शीतकरण के माध्यम से इसको सही किया जाता है। तो इसमें भोज्य पदार्थ की नमी को कम से कम आधी मात्रा में सुखा दिया जाता है, उसके बाद फ्रीजिंग किया जाता है। तो हम क्या कहेंगे? शुष्क हिमीकरण विधि को डिहाइड्रो फ्रीजिंग भी कहते हैं। इस विधि को हाइड्रो फ्रीजिंग भी कहते हैं। अब इसमें डिहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेट, डिहाइड्रेट का मतलब पानी की कमी, पानी की कमी। तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें भोज्य पदार्थों की नमी को, इसमें पदार्थों की नमी को कम से कम आधी मात्रा में सुखा दिया। क्या होता है? इसमें भोज्य पदार्थ की नमी को कम से कम कितनी? आधी मात्रा में सुखा दिया जाता है। आधी मात्रा में सुखा दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद फ्रीजिंग की क्रिया की जाती है। उसके बाद फ्रीजिंग किया जाता है। उसके बाद फ्रीजिंग किया जाता है, अर्थात अंशतः निर्जलीकरण और शीतकरण पर आधारित होता है। अर्थात यह अंशतः निर्जलीकरण और
शीतकरण पर आधारित होता है। तो शुष्क हिमीकरण विधि में हमने बताया इसको क्या कहते हैं, ड्राई फ्रीजिंग मेथड कहते हैं। और इस विधि को डिहाइड्रो फ्रीजिंग भी कहते हैं। इस विधि को डिहाइड्रो फ्रीजिंग भी कहते हैं। डिहाइड्रेट का मतलब आप लोग जानते हैं निर्जलीकरण यानी पानी की कमी होना। इसमें भोज्य पदार्थों की नमी को कम से कम आधी मात्रा तक सुखा दिया जाता है, उसके बाद फ्रीजिंग किया जाता है, अर्थात इसमें अंशतः निर्जलीकरण रहता है, मतलब कुछ तो निर्जलीकरण किया जाता है, कुछ शीतकरण पर भी यह विधि आधारित होती है। अब हमारा निर्जलीकरण विधि जो है निर्जलीकरण क्या है, आप लोग वीडियो को पॉज करके जो नोट करना होगा नोट कर लीजिएगा। निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण को क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें भोज्य पदार्थों की में पानी की मात्रा को कम कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, भोज्य पदार्थ में पानी की मात्रा को भोज्य पदार्थ में पानी की मात्रा को कम करना ही निर्जलीकरण व डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो निर्जलीय भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा को कम करना ही निर्जलीकरण कहलाता है। अब यह हमारा जो निर्जलीकरण होता है यह दो प्रकार का होता है, दो प्रकार से किया जाता है। कैसे, एक होता है प्राकृतिक यानी इसमें क्या किया जाता है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा निर्जलीकरण किया जाता है। सूर्य के प्रकाश द्वारा, तो यह प्राकृतिक होता है, इसमें सूर्य के प्रकाश के माध्यम से निर्जलीकरण किया जाता है। एक होता है कृत्रिम या व्यापारिक स्तर पर, इसमें कृत्रिम या व्यापारिक स्तर पर, इसमें क्या किया जाता है, किसके माध्यम से, स्प्रे के द्वारा, स्प्रे करके रोलरों के द्वारा ड्रम का प्रयोग करके भोज्य पदार्थों को सुखाया जाता है। स्प्रे करके और रोलरों के द्वारा और ड्रम का प्रयोग करके भोज्य पदार्थों को सुखाया जाता है। इतना नॉइज हो रहा है, इतना शोर हो रहा है, बगल में टीवी है, इस वजह से शोर बहुत ज्यादा है। तो क्या है, निर्जलीकरण को
दो भागों में दो प्रकार से किया जाता है। कैसे? प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक स्तर पर जो किया जाता है इसमें सूर्य के प्रकाश के माध्यम से किया जाता है और प्राकृतिक स्तर पर सूर्य के प्रकाश के माध्यम से किया जाता है और कृत्रिम जो होता है व्यापारिक स्तर पर स्प्रे करके रोलरों के माध्यम से उसकी नमी को सुखा दिया जाता है। ड्रम का प्रयोग करके भोज्य पदार्थों को सुखाया जाता है। ओके, एक होता है हमारा, ये तो हमारा निर्जलीकरण विधि। एक होता है झाग चटाई शुष्क विधि। इसमें क्या किया जाता है? झाग चटाई शुष्क विधि में कम तापमान और कम समय का उपयोग करके भोज्य पदार्थों में ग्लिसरॉल, अंडा, मोनोस्टेरेट इन सभी के द्वारा झाग उत्पन्न करके उसके बाद उसे सुखाकर संरक्षित किया जाता है। ओके, तो क्या है ये? झाग चटाई शुष्क विधि। झाग चटाई शुष्क विधि। इसमें क्या किया जाता है? कम समय, इस विधि में कम तापमान और कम समय का उपयोग करके ग्लिसरॉल, अंडा इन सभी में झाग उत्पन्न करके, इन सभी के द्वारा झाग उत्पन्न करके भोज्य पदार्थों पर उन्हें सुखाकर उनको संरक्षित किया जाता है। तो इस विधि में कम तापमान और कम समय का उपयोग करके भोज्य पदार्थों में अंडा, ग्लिसरॉल, मोनो क्या है? भोज्य पदार्थों में अंडा, ग्लिसरॉल, मोनोस्टेरेट के द्वारा भोज्य पदार्थों में झाग उत्पन्न कर झाग उत्पन्न कर फिर उन्हें सुखाकर भोज्य पदार्थों को क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। तो संरक्षित किया जाता है। तो झाग चटाई शुष्क विधि क्या है? इसमें इस विधि में कम तापमान और कम समय का उपयोग करके भोज्य पदार्थों में अंडा, ग्लिसरॉल, मोनोस्टेरेट के द्वारा झाग उत्पन्न करके फिर उन्हें सुखाकर भोज्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है। यह हमारा शुष्क हिमीकरण विधि के अंतर्गत ही यह हमारा झाग चटाई शुष्क विधि आता है। और एक है आपका शक्कर और नमक का प्रयोग करके निर्जलीकरण। शक्कर और
संरक्षित निर्जलीकरण। इसमें क्या किया जाता है, इसमें भोज्य पदार्थों में 60 से 70% शक्कर और 15 से 20% नमक का यूज करके संरक्षित किया जाता है। इसमें पदार्थों में 60 से 70% शक्कर और 15 से 20% नमक का यूज करके भोज्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है। इसकी विधियों, जितनी विधियां उसको आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन सी विधि संरक्षण, खाद्य संरक्षण के अंतर्गत आती है और इसको किस प्रकार, मतलब किस विधि द्वारा इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा अब उच्च ताप का प्रयोग करके किस प्रकार भोज्य पदार्थों का संग्रह किया जाता है इसको देखेंगे। तो उच्च ताप का प्रयोग करके इसके अंतर्गत कौन सी विधि आती है, हमारा पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण के बारे में आप लोगों ने सुना होगा ना, पाश्चुरीकरण पूछा भी जाता है। तो पाश्चुरीकरण की विधि द्वारा मुख्य रूप से हम दूध को संरक्षित करते हैं। इसमें क्या होता है, दूध को हम बॉयल करके उसको ठंडा करके रख देते हैं, तो इसके द्वारा उसमें जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं और वह खराब नहीं होता है, और उसका जो पोषक तत्व होता है, गुणवत्ता होती है, वह भी नष्ट नहीं होती है। तो तीव्र ताप द्वारा भोज्य पदार्थों का संरक्षण। द्वारा संरक्षण, इसके अंतर्गत कौन सी विधि आती है, हमने बताया पाश्चुरीकरण। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः दूध को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः दूध को संरक्षित किया जाता है। इसमें दूध को उबालकर ठंडा करके रख दिया जाता है। क्या होता है, दूध को उबालकर ठंडा करके रख दिया जाता है। तो इस विधि में पाश्चुरीकरण में क्या किया जाता है, इस विधि का प्रयोग मुख्यतः दूध को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। इसमें दूध को एक निश्चित ताप पर उबालकर दूध को एक निश्चित ताप पर उबालकर ठंडा करके रख दिया जाता है। इसमें टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर अधिक नहीं होता। कितने से,
100 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर अधिक नहीं होता है। 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से कम होता है, मतलब 70 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान रहता है। ओके, तो पार्श्वीकरण में टेम्परेचर कितना 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है, 70 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। एक निश्चित तापमान पर दूध को बॉयल करके रख दिया जाता है। इससे क्या होती है, भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता और पौष्टिकता जो है वह नष्ट नहीं होती है, वह सुपाच्य हो जाता है। भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता व पौष्टिकता नष्ट नहीं होती है, नहीं होती, वह सुपाच्य हो जाता है। जैसे कच्चा दूध हमको नहीं पीना चाहिए ना सभी को, तो कच्चे दूध को हम बॉयल करके ही तो पीते हैं, तो वह सुपाच्य हो जाता है। इससे तो भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता पौष्टिकता इसमें नष्ट नहीं होती है। इसमें सभी जीवाणु इस विधि द्वारा जितने भी सूक्ष्म जीवाणु है वह नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। और जो पाश्चुरीकरण की विधि है इसका प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। कैसे किया जाता है, दो प्रकार से, इसको मिटा देती हूँ। पाश्चुरीकरण जो है वह दो विधियों द्वारा किया जाता है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा दी हूँ अभी। तो पाश्चुरीकरण दो मेथड से किया जाता है। कौन कौन सा है, लॉन्ग टाइम लो टेम्परेचर का प्रयोग किया जाता है। क्या इसमें लॉन्ग टाइम लो टेम्परेचर का प्रयोग करके संरक्षित किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, तीव्र तापक्रम होता है और अधिक समय का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें लो टेम्परेचर में यानी कम तापक्रम का यूज करके अधिक समय तक भोज्य पदार्थों को संरक्षित किया जा सकता है, इस विधि का लॉन्ग टाइम लो टेम्परेचर का प्रयोग करके। और दूसरा क्या है, इसमें टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इसमें टेम्परेचर जो है 62.8 डिग्री सेल्सियस होता है। 62.8 डिग्री सेल्सियस इसका तापक्रम होता है। इसका लॉन्ग टाइम लो टेम्परेचर में जो है 143 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका कितना टेम्परेचर होता है। ओके, तो लॉन्ग टाइम यानी अधिक समय कम तीव्र तापमान का प्रयोग करके भोज्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है। इसका टेम्परेचर क्या होता है, 62.8 डिग्री सेल्सियस यानी 143 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर होता है। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है HTHT मेथड पर काम करता है, यानी हाई टेम्परेचर शार्ट टाइम। HTHT मेथड
का प्रयोग करके। STST मेथड क्या है हमारा? हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यानी इसमें क्या होता है, टेम्परेचर हमारा हाई होता है और इसमें टेम्परेचर लो होता है। तो इसमें हाई टेम्परेचर होता है शॉर्ट टाइम, यानी हाई टेम्परेचर और कम समय का उपयोग करके भोज्य पदार्थ को संरक्षित किया जाता है। तो जब इसका हाई टेम्परेचर है तो जाहिर सी बात है इस टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर अधिक होगा ना, तो कितना होता है 72 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है टेम्परेचर? 72 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। किसका? हाई टेम्परेचर जो होता है 72 डिग्री सेल्सियस या 162 डिग्री फ़ारेनहाइट। 162 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में भी नोट कर लीजिए। तो पार्श्वीकरण जो हमारा दो मेथड से किया जाता है, कम तापक्रम और अधिक समय का प्रयोग करके, और अधिक समय और कम तापक्रम का प्रयोग करके। अधिक तापक्रम और कम समय का प्रयोग करके। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग टाइम लो टेम्परेचर का प्रयोग करके, जिसमें 62.8 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर। STST मेथड का प्रयोग करके इसमें हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम का प्रयोग करके भोज्य पदार्थ को संरक्षित किया जाता है। इस प्रकार पूछ सकता है पार्श्वीकरण किन मेथड से किया जाता है? तो दो मेथड आपका ऑप्शन में इन दोनों को दे सकता है, जिसको आप टिक करिएगा। ये भी पूछ सकता है कि STST मेथड किस तापक्रम पर प्रयोग किया जाता है? STST मेथड में किस तापक्रम का प्रयोग किया जाता है? तो किस तापक्रम का? 72 डिग्री सेल्सियस या 162 डिग्री फ़ारेनहाइट का प्रयोग किया जाता है। और जो हम प्रेशर कुकर में कोई भी चीज पकाते हैं तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर होता है। प्रेशर कुकर में तापक्रम कितना, उसका टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। किसका? प्रेशर कुकर का। कोई भी चीज पकाते हैं तो उसका तापक्रम 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर होता है। ओके, तो ये हमारा क्या है? तीव्र ताप द्वारा संरक्षण इसमें किया जाता है। और हमारा छठवां हुआ नमी निष्कासन विधि। कौन सा है? छठवां नमी निष्कासन विधि, यानी मॉइस्चर रिमूवल मेथड। तो इस विधि का प्रयोग, नमी निष्कासन विधि का मॉइस्चर रिमूवल मेथड का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं। दो प्रकार से करते हैं। कौन कौन सा है? एक आपका भौतिक विधि। इसमें क्या किया जाता है? घरेलू विधि का उपयोग करते हैं। इसमें जैसे भोज्य पदार्थों को धूप में सुखाकर उसको संरक्षित किया जाता है। इसमें घरेलू विधि का उपयोग करते हैं। घरेलू विधि
का उपयोग करते हैं, जैसे धूप में सुखाना। ओके। और दूसरा हमारा कौन सी विधि है? दूसरी हमारी यांत्रिक विधि है। इसमें हम स्प्रे मशीन, रोलर और ड्रम का प्रयोग करते हैं। यांत्रिक विधि, इसमें किसका? स्प्रे मशीन, रोलर और ड्रम का प्रयोग किया जाता है। तो नमी निष्कासन विधि दो प्रकार से, भौतिक विधि इसमें खरोली विधि का प्रयोग करते हैं, जैसे धूप में सुखाकर, और यांत्रिक विधि दूसरा, इसमें स्प्रे मशीन द्वारा, रोलर और ड्रम, इन सभी का प्रयोग करके उसकी नमी को निकाल दिया जाता है, जिससे भोज्य पदार्थ हमारा संरक्षित हो जाता है। और हमारा अब सातवां होगा विसंक्रमण विधि, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टेरिलाइजेशन मेथड। स्टेरिलाइजेशन मेथड, आपका पार्श्वीकरण विधि और स्टेरिलाइजेशन मेथड जो है, ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसके टेम्परेचर को, ये इसकी विधियां क्या है, इनके बारे में आप लोग केयरफुली देख लीजिएगा। पार्श्वीकरण हमारा हो गया, दूसरा क्या है? स्टेरिलाइजेशन। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? विसंक्रमण विधि। स्टेरिलाइजेशन मेथड। तो इस विधि में क्या किया जाता है? विसंक्रमण विधि या स्टेरिलाइजेशन विधि में क्या किया जाता है? इसमें भोज्य पदार्थ को एक निश्चित तापक्रम पर, एक निश्चित टेम्परेचर पर भोज्य पदार्थ को गर्म किया जाता है। उसके बाद जो है, इसको डिब्बे में या बोतल में, जिसमें भी पैक करना हो, उसमें भर के उसको, उसके ढक्कन को हम जो है टाइटली बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद तुरंत से उसको सील कर दिया जाता है, जिससे उसमें हवा, नमी ये सब ना प्रवेश करने पाए। अगर ये सब प्रवेश कर जाती है हवा और नमी के द्वारा, तो उसमें फंगस लग जाता है, भोज्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? भोज्य पदार्थों को गर्म करने के दौरान डिब्बे या बोतलों में भरकर ढक्कन को बंद करके सील कर दिया जाता है, और सील करने के बाद क्या किया जाता है? डिब्बे और ढक्कन को जो है एक तापमान पर क्या करते हैं? भाप द्वारा या वैसे गर्म किया जाता है। डिब्बे को ही गर्म किया जाता है, कितने जो है 20 मिनट तक जो है डिब्बे को गर्म किया जाता है। तो बंद करने के बाद, सील करने के बाद, जिसमें उसको पैक किया जाता है, डिब्बे या बोतल को भाप के द्वारा उसको पकाया जाता है, जिससे उसमें नमी वगैरह ना प्रवेश करने पाए। तो इसको नोट करवा दो, या आप लोग नोट कर लेंगे, लिख देती हूँ, अच्छा नोट कर लीजिए। तो इसमें क्या किया जाता है? भोज्य पदार्थों को एक निश्चित तापक्रम, एक
इन भोज्य पदार्थों को एक निश्चित तापक्रम पर, कितने तापक्रम पर, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म करके डिब्बे या बोतलों में भर कर सील कर दिया जाता है। उसके बाद डिब्बे को भाप पर गर्म किया जाता है। गर्म करते हैं या बॉयल भी कर देते हैं, किया जाता है। तो इससे क्या होते हैं, पहली बात तो उसको गर्म करेंगे तो उसमें जितने भी सूक्ष्म बैक्टीरिया जीवाणु जो भी होते हैं वह पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। तो उनको गर्म करने के बाद तुरंत से बोतल और डिब्बे में भरकर उसके ढक्कन को टाइटली बंद करके उसको सील कर दिया जाता है। और उसके बाद हम डिब्बे को क्या करते हैं, भाप पर गर्म किया जाता है या बॉयल भी करते हैं डिब्बे को, जिससे इसमें नमी ना प्रवेश करने पाए और खाद्य पदार्थ सुरक्षित बना रहे। तो ये आपका हो गया स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन को क्या कहते हैं, विसंक्रमण विधि कहते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, कैनिंग। कैनिंग जो है ये भी हमारा एग्जाम में पूछा जाता है। कैनिंग में क्या किया जाता है, कैनिंग का मतलब क्या होता है, डिब्बों द्वारा संरक्षण। इसमें क्या होता है, कैनिंग का मतलब डिब्बों द्वारा संरक्षण। कैनिंग क्या होता है, इसका मतलब डिब्बों द्वारा संरक्षण। तो इसमें क्या किया जाता है, भोज्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए उसे धातु के बोतलों में या डिब्बों में भरकर उसके बाद उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। बोतल पानी में उबालते हैं, भरने के बाद धातु या बोतल को पानी में उबालते हैं। तो कैनिंग में क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ को प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं, धातु के बोतल को पानी में उबालते हैं या डिब्बों को पानी में उबालते हैं। तो पानी में उबालते हैं। तो पूछेगा कैनिंग क्या है, तो डिब्बों द्वारा संरक्षण हमारा क्या कहलाता है, कैनिंग। तो कैनिंग हमारा क्या हुआ, भोज्य पदार्थों को टीन या धातु के डिब्बे में संरक्षित करना। कैनिंग क्या है, भोज्य पदार्थों को टीन या धातु के डिब्बे में संरक्षित करना। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, कैनिंग क्या है, तो भोज्य पदार्थों को टीन या धातु के
डिब्बे में संरक्षित करना क्या कहलाता है? कैनिंग कहलाता है। और इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? और क्वेश्चन पूछ सकता है कि बॉटलिंग क्या है। बॉटलिंग क्या है? तो बॉटलिंग क्या होता है? जब शीशे या जार में भोज्य पदार्थों को रखकर संरक्षित किया जाता है। भोज्य पदार्थों को जार या शीशे में भरकर सुरक्षित करना, बॉटलिंग क्या है? तो भोज्य पदार्थों को जार या शीशे में भरकर संरक्षित करना क्या कहलाता है? बॉटलिंग कहलाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन कैनिंग से भी पूछा जाता है कि कैनिंग क्या है। तो कैनिंग भोज्य पदार्थों को टीन या धातु के डिब्बे में संरक्षित करना कैनिंग कहलाता है। इसमें भोज्य पदार्थों को प्रिजर्व करने के लिए धातु के बोतल या डिब्बे को पानी में उबालते हैं। भोज्य पदार्थों को उसमें भरकर उसके बाद उसको क्या किया जाता है? पानी या डिब्बे को बॉयल किया जाता है। और ये पूछ सकता है डिब्बा बंदी का सिद्धांत क्या है। क्वेश्चन आता है डिब्बा बंदी का सिद्धांत क्या है, तो आप क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और विकास को रोकना ही क्या कहलाता है? डिब्बा बंदी का सिद्धांत है। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, विकास व क्रियाशीलता को रोकना। कुछ क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, मतलब इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इसको नोट करवा दे रही हूँ। क्या क्वेश्चन है? डिब्बा बंदी का सिद्धांत, बंदी का सिद्धांत क्या है? तो आप क्या लिखेंगे? डिब्बा बंदी का सिद्धांत सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, विकास व क्रियाशीलता को रोकना। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, विकास व क्रियाशीलता को रोकना क्या है हमारा? डिब्बा बंदी का सिद्धांत है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। और जैसे फलों को कैनिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? फलों को शक्कर के साथ पकाते हैं। और सब्जियों को कैनिंग करने के लिए नमक के साथ पकाते हैं। तो फलों को कैनिंग करने के लिए किसके साथ पकाते हैं? शक्कर के साथ पकाते हैं। और सब्जियों को कैनिंग करने के लिए किसके साथ पकाते हैं? नमक के साथ पकाते हैं। होता है ना, जैसे फलों को क्या होता है, उसमें शक्कर चीनी की चाशनी बनाकर उसमें पकाते हैं, तो उससे क्या होता है? वह अधिक टाइम तक चलता है, संरक्षित रहता है और खराब नहीं होता है। और हमारी जो सब्जियां जब उसमें नमक के साथ उसको पकाते हैं तो वह भी जल्दी खराब नहीं होता। नमक न डालने पर वह जल्दी खराब हो जाता है। तो कैनिंग करने के लिए फलों को शक्कर के साथ और सब्जियों को नमक के साथ हम पकाते हैं। और अब हमारा कौन सा है? विकिरण विधि। एक हमारा हो गया कैनिंग, अब हमारा होगा विकिरण विधि यानी रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड में क्या किया जाता है? गामा किरणों और इलेक्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। विकिरण
विधि। विकिरण विधि में क्या किया जाता है, इसमें गामा किरणों और तीव्र इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करके भोज्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है। इसमें गामा किरणों और इसका तीव्र इलेक्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं भोज्य पदार्थों के, वो सभी क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इस विधि का प्रयोग भोज्य पदार्थों को पकने से बचाने के लिए भी किया जाता है। इसके द्वारा सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और भोज्य पदार्थ, इस विधि का प्रयोग भोज्य पदार्थों को पकने से बचाने के लिए भी किया जाता है। जैसे कोई भी भोज्य पदार्थ है, फल वगैरह, अगर वह जल्दी पक जाते हैं तो जल्दी वह खराब हो जाते हैं। तो बट जब उसको हमको लॉन्ग टाइम तक रखना है, संरक्षित करना, प्रिजर्व करना है, तो हम क्या करते हैं, तो विकिरण विधि का प्रयोग करते हैं, जिससे वह जल्दी पकता नहीं है, जल्दी पकेगा नहीं तो जल्दी खराब नहीं होता है। और कैनिंग में क्या किया जाता है, जैसे डिब्बों में संरक्षित तो किया जाता है, लेकिन उसकी विधि क्या है कैनिंग में। कैनिंग में हम जैसे क्या करते हैं, पहले डिब्बे को साफ करके, बोतल को साफ करके, उसमें जंग वगैरह जो भी होता है उसको साफ करके अच्छे से उसको सुखा दिया जाता है। फिर भोज्य पदार्थ को एक निश्चित ताप पर गर्म करके उसको बोतल या डिब्बे में भर दिया जाता है। तुरंत से ढक्कन को टाइट बंद करके सील लगा के उसके बाद जो है हम डिब्बे को कुछ देर तक, 20 मिनट तक या कुछ टाइम तक उसको हम बॉयल करते हैं, जिससे उसमें नमी ना प्रवेश करने पाए, वहां जल्दी खराब ना हो। और अब हम देखेंगे रासायनिक विधि। ये सारी तो हमारी भौतिक विधि थी ना, अब हम रासायनिक विधि के बारे में देखेंगे। रासायनिक विधि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, किस माध्यम से कैसे उनको प्रिजर्व किया जाता है। शक्कर द्वारा रासायनिक भौतिक, रासायनिक और खमीरीकरण, इन सभी के माध्यम से हम कुछ पदार्थों को प्रिजर्व करते हैं। तो इसमें रासायनिक विधि में क्या, शक्कर के द्वारा, शक्कर द्वारा इसमें क्या होता है, चीनी की चाशनी बनाकर उसमें भोज्य पदार्थों को यानी फल वगैरह को पका दिया जाता है, जिससे वह खराब नहीं होते। जैसे इसके द्वारा किसको प्रिजर्व किया जाता है, जैम, जेली, मुरब्बा, कुछ शरबत, इन सभी को हम संरक्षित करते हैं, किसके द्वारा, चीनी के द्वारा। और हमारा दूसरा क्या हुआ, मसालों के द्वारा, मसालों के द्वारा। मसालों के द्वारा में कौन कौन से आते हैं, हमारा लहसुन, प्याज, अदरक, लहसुन, प्याज, अदरक, लौंग, इलायची, सौंफ, काली मिर्च,
काली मिर्च आदि, मतलब कई आते हैं इसमें। इन सभी का यूज करके, मसालों का यूज करके भोज्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है। ये सभी हमारे क्या है? ये सभी प्राकृतिक परिरक्षक हैं। ये सभी प्राकृतिक परिरक्षक हैं। तो मसालों के द्वारा भी हमारे भोज्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है। और हमारा जो लौंग है, इसके द्वारा जो होते हैं सूक्ष्म जीव वह नष्ट हो जाते हैं। लौंग के द्वारा सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। लौंग हमारे दांतों वगैरह के लिए भी यह अच्छा माना जाता है ना। जैसे दांत में दर्द होने पर, पेन होने पर क्या होता है, कीड़े वगैरह जब पड़ जाते हैं तो हम लौंग का तेल लगाते हैं या लौंग खाते हैं, जो फायदेमंद होता है। उसी तरह से अब भोज्य पदार्थों में भी जो उपस्थित बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको यह नष्ट कर देता है। और अम्ल के माध्यम से इसमें आपका कौन कौन सा आता है? टारटरिक अम्ल आएगा, और साइट्रिक, सिरका, ग्लेशियल, एसिटिक एसिड, टारटरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, और कौन सा आता है? टारटरिक हो गया, साइट्रिक हो गया, और एसिटिक एसिड। इन सभी के द्वारा हम भोज्य पदार्थों को संरक्षित करते हैं। तो ये हमारे कुछ अम्ल भी हैं जो भोज्य पदार्थों को संरक्षित करते हैं। और नमक के द्वारा भी हमने बताया संरक्षित किया जाता है, नमक के द्वारा। और इसके रासायनिक परिरक्षक द्वारा, जो सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड रासायनिक परिरक्षक, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट हमारा क्या है? रासायनिक परिरक्षक है। पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड। पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड, ये भी हमारा क्या है? रासायनिक परिरक्षक है और साइट्रिक अम्ल। ओके, तो रासायनिक विधि के अंतर्गत हमारा शक्कर के द्वारा, मसालों के द्वारा, अम्ल के द्वारा, नमक के द्वारा, रासायनिक परिरक्षक के द्वारा हम भोज्य पदार्थों को प्रिजर्व करते हैं। और क्या करते हैं? एंटीबायोटिक के द्वारा भी हम भोज्य पदार्थ को संरक्षित करते हैं, जो हमारा किसके अंतर्गत आता है? रासायनिक विधि के अंतर्गत। एंटीबायोटिक द्वारा, तो इसके अंतर्गत हमारा टेरामायोसिन आता है। क्या आता है? टेरामायोसिन, या जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। टेरामायोसिन यह क्या करता है? जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। तो एंटीबायोटिक क्या है? टेरामाइसिन है। टेरामाइसिन क्या करता है? जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। और ओरियोमाइसिन, नियोमाइसिन क्या है? ओरियोमाइसिन, नियोमाइसिन और विटामिन बी
फ्री, जिसको हम क्या कहते हैं, नियासिन। यह क्या करता है, भोज्य पदार्थों के अंकुरण को रोकता है। किसको, भोज्य पदार्थ के अंकुरण को यह रोकता है। B3 क्या करता है, यानी नियासिन जो है यह क्या करता है, भोज्य पदार्थ को अंकुरण से रोकता है। और हमारा एंटीबायोटिक कौन सा है, एंटीबायोटिक ए और बी दोनों विटामिन हैं। विटामिन ए और बी दोनों क्या है, एंटीबायोटिक हैं। तो एंटीबायोटिक द्वारा उसके अंतर्गत टेरामाइसिन जो वृद्धि को रोकता है जीवाणु की, ओरियोमाइसिन, नियोमाइसिन, विटामिन B3, नियासिन जिसको कहते हैं, यह भोज्य पदार्थों में अंकुरण को रोकता है। और विटामिन ए और बी दोनों जो है वो एंटीबायोटिक का कार्य करते हैं। तो ये एंटीबायोटिक हमारा क्या है, रासायनिक विधि के अंतर्गत यह हमारा आता है। तो नोट कर लीजिए। अब हमारा चौथा, ये तो हमारा रासायनिक विधि है। चौथा हमारा क्या है, चौथा हमारा है खमीरीकरण विधि, यानी फर्मेंटेशन मेथड। चौथा क्या है, खमीरीकरण विधि यानी फर्मेंटेशन मेथड। खमीरीकरण विधि। ओके, तो इसमें खमीरीकरण विधि में द्वारा भी हम भोज्य पदार्थों को संरक्षित करते हैं। इसमें क्या होता है, एंजाइम या सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं वो कार्बोज यानी अनाज पर क्रिया करते हैं। इसमें एंजाइम और सूक्ष्म जीवाणु कार्बोज यानी अनाज पर जो है क्रिया करते हैं। कल हमने बताया था ना कि कुछ खमीर जो होते हैं वह लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। सारे खमीर हानिकारक ही नहीं होते हैं, कुछ लाभदायक भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं खमीरीकरण विधि द्वारा भी हम भोज्य पदार्थों को प्रिजर्व करते हैं। इसमें एंजाइम व सूक्ष्म जीवाणु कार्बोज यानी अनाज पर क्रिया करते हैं। खमीरीकरण द्वारा एसिटिक अम्ल, CO2, लैक्टिक अम्ल, अल्कोहल प्राप्त होता है। खमीरीकरण द्वारा अम्ल, CO2, अल्कोहल, और लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है। तो खमीरीकरण द्वारा क्या प्राप्त होता है, एसिटिक अम्ल, CO2, अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है, जो खमीरीकरण विधि से हम खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखते हैं, उससे वह खराब नहीं होते हैं।
और कल हमने ब्लांचिंग के बारे में भी बताया था ना कि ब्लांचिंग में क्या होता है, इसमें भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं 1 से 3 मिनट तक बॉयल करते हैं, उसके बाद उसको ठंडा करके रख देते हैं। तो ब्लांचिंग क्या है, भोज्य पदार्थों को 1 से 3 मिनट के उबालने के बाद तुरंत से ठंडा करके रख दिया जाता है, जिससे उसके सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। और ब्लांचिंग के द्वारा भोज्य पदार्थ के रंग, रूप, स्वाद इस सभी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ब्लांचिंग के द्वारा क्या होता है, रंग, रूप, स्वाद इस सभी में भोज्य पदार्थों के कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने ये हमारी खमीरीकरण विधि हुई। तो भोज्य पदार्थों के संरक्षण की कितनी विधियां हैं, मुख्यतः 4 विधियां, और सारी जितनी भी विधियां हमने बताई है वो सारी इसके अंतर्गत आती हैं। तो मुख्यतः कौन कौन सी विधि है, पहला खाद्य संरक्षण की मुख्यतः 4 विधियां हैं। एसेप्सिस, जिसको हमने क्या बताया था हिंदी में, आरोगाणुता विधि। आरोगाणुता विधि, विधि। और कौन सी दूसरा हुआ, भौतिक विधि, और तीसरा रासायनिक विधि, और चौथा खमीरीकरण विधि। तो असेप्सिस में हमने आरोगाणुता विधि में क्या बताया था, इसमें यह क्या होता है, वायु के आवागमन को बंद कर देता है, जिससे भोज्य पदार्थ खराब नहीं। और भौतिक विधि में हमने बताया है सारे जो ताप द्वारा, निर्जलीकरण द्वारा, शुष्क विधि द्वारा किए जाते हैं, जैसे पास्चुरीकरण, स्टेरिलाइजेशन, ये सारी हमारी किसके अंतर्गत आती हैं, कैनिंग, ब्लांचिंग वगैरह, ये हमारी भौतिक विधि के अंतर्गत आती है। रासायनिक विधि में हमने बताया शक्कर, मसाला, विभिन्न जो अम्ल हैं उन सभी का यूज किया जाता है किसमें, रासायनिक विधि। खमीरीकरण विधि, जिसे हम फर्मेंटेशन विधि कहते हैं, इस विधि द्वारा भी भोज्य पदार्थ को संरक्षित किया जाता है। तो मुख्यतः खाद्य संरक्षण की कितनी 4 विधियां हैं। अब आज का आपको तभी समझ में आएगा जब आप लोगों ने कल जो पढ़ाया था उसको पढ़ा होगा, तो आज के बारे में समझ में आएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी विधियां आती हैं तो वो कल वाला ही जब आप समझेंगे, लेक्चर पढ़ेंगे, तो उसके बाद ये अपने आप समझ में आएगा। उसको पॉइंट वाइज नोट करते जाइएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा किसके अंतर्गत आता है। ओके, तो आज हमारा फूड प्रिजर्वेशन कंप्लीट हुआ। ओके, आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो उसको आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय। कल हम लोग फिर मिलते हैं।